देखिए एम्पिरिकल फार्मूला सीरीज में, एम्पिरिकल फार्मूला के सीरीज में ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला दिया हो और मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। फिर हमने ये देखा कि अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो साथ में मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। आज का तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन भी दिया है लेकिन एक नया चीज दे रखा है, उसे हम इसमें देखेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस के द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया तो उसमें कुछ हमें डेटाज मिले हैं। जैसे कार्बन का कुछ परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, कार्बन कितना 57.82%, हाइड्रोजन दिया गया है 3.6% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, एंड द रेस्ट कहने का मतलब क्या है कि टोटल 100% में ऑक्सीजन बाकी परसेंटेज है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को अगर 100 में हम माइनस करेंगे 100% में, तो जो बचेगा वो हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज होना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि इट्स वेपर डेंसिटी इज 83। ठीक है, मतलब यहाँ एक नया चीज दिया गया है, वो है वेपर डेंसिटी। तो बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जो वेपर डेंसिटी के ऊपर दिया गया। अब कहता क्या है कि फाइंड इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक टेबल हमने बनाया था, एलिमेंट परसेंटेज, देन एटॉमिक वेट और एटॉमिक रेशियो, देन सिंपल रेशियो निकालने का तरीके से, तो उसमें हम एक सिंपल नया चीज ऐड करेंगे, वो है वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, उससे पहले हम देख लें वेपर डेंसिटी किसे कहा जाता है। तो वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस जगह पे कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये जो है ये हमारा फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो हमको जनरली यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया है, तो उससे हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखा जाए। नेक्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास कार्बन था, कार्बन के परसेंटेज दी गई थी 57.82%। उसके बाद हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई है 3.60%। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि द रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो रेस्ट इज ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब हम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस, सॉरी इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे लिखेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इस तरीके से जब हम देखें तो हमको ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी मिलेगी, 38.58%। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ऑक्सीजन को यहाँ पे निकालेंगे। दूसरा हमारा क्या था, हमारा एटॉमिक मास दिया गया था। अब इस परसेंटेज को हम क्या मान लेते हैं, ए, और इस एटॉमिक मास को हम मान लेते हैं डी। तो एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेशियो हमने लास्ट टाइम देखा था कि एटॉमिक रेशियो बराबर क्या होता है, तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, मतलब इसे हम लिख सकते हैं ए बाय बी। तो ये हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स देता है, मतलब कार्बन के कितने मोल्स हैं जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एटॉमिक रेशियो देखें तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास को निकालेंगे। तो 57.82% जिसे डिवाइड किया गया है 12 से, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 4.818%। ये क्या है हमारा, सॉरी 4.818, ये हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब एटॉमिक रेशियो है कार्बन का। वही हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया गया है 3.60, उसे डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से तो हमें कितना क्या मिलेगा, 3.60 नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक सॉरी परसेंटेज हमको दे रखा है 38.58। हालांकि ये दिया नहीं है, इसे हमने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है,
100 में कार्बन की परसेंटेज को माइनस करना और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस करना। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है, तो एटॉमिक रेशियो क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कितना है एटॉमिक मास हमारा 16 है, यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 2.40, ठीक है। अब इस जगह पे हमारा जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल रेशियो के लिए आएगा। सिंपल रेशियो क्या कैसे किए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम, तो एटॉमिक रेशियो में जो सबसे कम है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का जो एटॉमिक रेशियो है, इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू है उससे हम हर किसी को डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन की परसेंटेज परसेंटेज नहीं, एटॉमिक रेशियो क्या आई है 4.818, हाइड्रोजन की क्या देखने को मिल रही है हमें 3.60 और ऑक्सीजन देखने को क्या मिल रहा है 2.40। तो 2.40 सबसे कम है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन के एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करेंगे 2.4 से, हाइड्रोजन के एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करेंगे 2.4 से, देन ऑक्सीजन के एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करेंगे 2.4 से। तो हमको सिंपल रेशियो कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा। सबसे पहले कार्बन का हमको यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कार्बन का ये 2 आया, हाइड्रोजन का 1.5 और ऑक्सीजन का 1। अब ये देखिए 1.5 जो है अभी ये भी वापस से ये पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो दे। तो इस 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3। तो अगर हमने एक को मल्टीप्लाई किया है तो बाकी सबको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल होल नंबर जो रेशियो है वो क्या देखने को मिल रहा है 4, 3 और 2। मतलब कार्बन की जो नंबर ऑफ एटम्स आई है यहाँ पे 4 आई है, हाइड्रोजन की 3 आई है और ऑक्सीजन की 2 आई है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया हमारे पास C4H3 होल 2। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का क्या तरीका है हमारा, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास पहले निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, इस जगह पे हमारे पास कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का एटॉमिक मास गुने 4 कार्बन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 हाइड्रोजन से, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है, उसके 16 एटॉमिक मास से हमने मल्टीप्लाई किया। तो टोटल जो वैल्यू यहाँ आ रही है एम्पिरिकल फॉर्मूला की जो मास आ रही है वो कितने आ रही है 83, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना, मॉलिक्यूलर मास का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखिए वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में हमें दिया गया है 83, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे वेपर डेंसिटी होगा, तो 2 इंटू 83 जब हम करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा 166। तो हम कह सकते हैं यहाँ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 166 है, ठीक है। तो एक मिनट, ये अब n निकालते हैं। n बराबर क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, पहले क्या लास्ट लेक्चर में ही हमने इसे देखा था। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया हमारे पास 166 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 83। ये हमें क्या देगा n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ जो इंटीजर हमें देखने को मिला है वो क्या है 2 है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से, तो हमको क्या मिलेगा C3H6 एंड O4। तो ये जो फार्मूला हमको देखने को मिला ये हमारा फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पे ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और वो इन 3 तरीके से सॉल्व किए जाते हैं।